अगले माली साल का बजट अनाउंस कर दिया गया है। बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं कि टैक्स बेस को बढ़ाया गया नहीं बढ़ाया गया, जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर टैक्स का बोझ कम क्यों नहीं किया जा रहा है, तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा बड़ा रिलीफ क्यों नहीं दिया गया, अगर पिछले साल में टैक्स का हदफ हासिल नहीं हुआ तो अगले माली साल में कैसे हासिल होगा। और बहुत सारे सवालात हैं जो मौजूदा जो बजट अनाउंस हुआ है अगले साल का उसको लेकर पैदा हो रहे हैं। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लगरियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगरियाल साहब, बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले, गुज़िश्ता माली साल में ज़ाहिर 1050 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा, जो कि टारगेट के मुकाबले में जो रिवाइज्ड IMF के साथ अग्री हुआ वो भी नहीं अचीव किया जा सका। अब अगर नॉमिनल GDP ग्रोथ के हिसाब से देखें, इन्फ्लेशन प्लस GDP ग्रोथ का जो अगले साल टारगेट किया जा रहा है 1100-1200 अरब रुपए आप इकट्ठा कर लेंगे, मगर बाकी के 1050 अरब रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे या एक दफ़ा फिर एक और साल होगा जिसमें टैक्स शॉर्टफॉल ही होगा? जी शाहज़ेब, मेरा ख्याल है पहले हम पिछले साल का डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा कि अगले साल के टारगेट के विज़ावीज़ क्या पॉसिबिलिटी है। तो पिछले साल आपको याद होगा हमने रफली 40% इंक्रीज़ टारगेट तय किया था उसके बेस ईयर के ऊपर, और उसके अगेंस्ट जो इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो 26% हमने अचीव किया है बेस ईयर के ऊपर। और ये हमारा ख्याल है कि बाय एंड ऑफ जून अराउंड 30% या बिटवीन 28 एंड 30% हो जाएगा। और आपके ये भी इल्म है कि पिछले साल जो हमारी इन्फ्लेशन की प्रेडिक्शन थी और जो नॉमिनल ग्रोथ की प्रेडिक्शन थी उससे बहुत कम आया। और थर्डली जो हमारे पॉलिसी मेजर्स थे पिछले साल उसके फर्स्ट आर्डर एनालिसिस हुआ था, सेकंड आर्डर एनालिसिस नहीं हुआ था, और नतीजतन जो प्रोजेक्शन थी कि 1300-1400 बिलियन पॉलिसी मेजर्स की वजह से आएगा वो रफली हाफ ऑफ दैट जो है वो एक्सपेक्टेड है इस करंट ईयर में। तो ये एसेंशली गैप है। बट आप ये देखें कि एक ऐसे साल में जिसमें आपकी इन्फ्लेशन और GDP ग्रोथ दोनों मिला के कुछ 7% से ऊपर नहीं गई, उसमें 27-28% का अचीव करने का मतलब है जो ट्रू हायर रिकवरी है वो अराउंड 18-20% के करीब है, जिसमें जो इन्फ्लेशन को और नॉमिनल ग्रोथ को फैक्टर को या ऑटोनमस ग्रोथ जिसे हम कहते हैं उसको एडजस्ट करने के बाद। तो ये अगले साल का अगर आप टारगेट देखें तो जो टोटल ग्रोथ बेस ईयर के ऊपर है वो रफली 19% की है, और अगर हमें साथ ऑटोनमस जो ट्रू इसमें ऑटोनमस ग्रोथ भी शामिल है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा पिछले साल पॉलिसी मेजर और ऑटोनमस ग्रोथ में शॉर्टफॉल के बावजूद जो एनफोर्समेंट साइड है उसमें 650 बिलियन के करीब पैसे आए, यानी उसमें पॉजिटिव रहा। और इस पॉजिटिविटी को IMF ने इस साल में रिकग्नाइज़ किया। इससे पिछले साल जो टीम या नेगोशिएट कर रही थी, मिनिस्टर फाइनेंस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि IMF वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो इन्फोर्समेंट के अगेंस्ट भी कोई फ्यूचर के टारगेट रख सकते हैं। इस दफ़ा फंड ने हमारे साथ एग्री किया कि पिछले साल की जो इन्फोर्समेंट एफर्ट थी उसको रिकग्नाइज़ करते हुए उन्होंने जो टोटल गैप आ रहा था टारगेट में और हमारी बेस ईयर प्लस ऑटोनमस ग्रोथ में, जो रफली हमारा जो गैप आ रहा था वो कुछ 750 बिलियन के करीब था, उसमें से उन्होंने 389 बिलियन का एनफोर्समेंट मेजर को रिकग्नाइज किया है। मेरा अपना ये ख्याल है कि एनफोर्समेंट मेजर से, जिसमें कोई नया टैक्स शामिल नहीं है, हम इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अचीव करेंगे। लेकिन IMF ने जो इस टारगेट में जो 14.131 ट्रिलियन का है, इसमें जो 0.389 ट्रिलियन है उसको रिकग्नाइज़ किया है। और हम जो नए मेजर्स हमने लिए हैं वो सिर्फ 312 बिलियन के लिए हैं। तो एक तो इस दफ़ा जो 312 बिलियन के मेजर लिए हैं इन्हें हमने सेकंड ऑर्डर एनालिसिस निकाला है। पिछली दफ़ा ये हुआ था कि स्टेट लाइन प्रोजेक्शंस हुई थी और उसमें ये नहीं देखा गया था कि जब आप टैक्स का रेट बढ़ाते हैं या नया टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई टाइप
की स्टेज बदलते हैं एनफोर्समेंट की, तो उसमें बिहेवियर शिफ्ट होता है। तो वो जो सेकंड आर एनालिसिस, ये बिहेवियर शिफ्ट था, वो अकाउंटेड फॉर नहीं था इस दफ़ा, क्योंकि हमने ये प्रोसेस बजट मेकिंग का ज़रा जल्दी शुरू किया था। तो यहाँ हमारी टीम ने बैठ के सेकंड आर एनालिसिस भी किया है। तो ये जहाँ हम 312 एक्चुअली कह रहे हैं कि ये हमें पॉलिसी मेजर से आएगा, वी आर वेरी फर्म कि ये शायद इससे ज़्यादा ही आएगी। हमने इसे कंजर्वेटिव साइड पे लिया है। इसी तरह जो एनफोर्समेंट का नंबर है 389 का, जो IMF ने रिकग्नाइज़ किया, वो भी कंजर्वेटिव साइड पे है। तो आई डोंट थिंक कि अगले साल हमें वो शॉर्टफॉल के प्रॉब्लम आएंगे। अगर आप टैक्स GDP रेट में देखें तो पिछले साल भी शॉर्टफॉल नहीं है, क्योंकि जो हमने 8.8% पे हमने फाइनेंशियल ईयर 2000 जून 24 में जब हमने क्लोजर किया तो FBR रेवेन्यू टू GDP रेशो 8.8 थी, और एज वी स्पीक टुडे विच इज़ जून, तो हमारी ऑलरेडी ये रेशो 10.35% ऑफ GDP पे पहुंच चुकी है, एंड वी इंटेंड टू क्लोज इट अबाउट 10.50, मे बी स्लाइटली लेस देन दैट। ये जो आपको नज़र आ रहा है 1.7 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज इन GDP, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इज़ आल्सो अनप्रेसिडेंटेड अराउंड द वर्ल्ड। जनरली मगर मुझे बताएगा कि अपने टैक्स सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन की है, जो आपने जो टारगेट्स रखे थे, ज़ाहिर उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो इनकम टैक्स है, वो आपने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया। ज़ाहिर सैलरीड क्लास ने बहुत ज़्यादा टैक्स दिया, जो पहले से कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्स देता है उस पर सुपर टैक्स और बहुत सारे दीगर टैक्सेस लगे हुए थे। इसके अलावा चाहे कस्टम ड्यूटीज़ हो, सेल्स टैक्स हो, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, इस सब में ही आपने अंडर परफॉर्म किया, FBR ने अंडर परफॉर्म किया और अपने टारगेट को नहीं अचीव किया। जब अगले साल की बात होती है तो 4.2% तरक्की का टारगेट ज़रूर रखा जा रहा है, मगर हालिया जो फिगर्स हैं उन पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि शायद ये तरक्की नहीं होगी। पाकिस्तान में वैसे ही नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट टू GDP 13.8% है, 4.2% के टारगेट पर भी सवाल उठ रहा है। तो आप अगले साल में इस मद में कैसे जो आप टारगेट नहीं मीट कर पाए इन मुख्तलिफ हेड्स में, वो कर पाएंगे? शायद देखिए, हमने इस दफ़ा जो ऑटोनमस ग्रोथ का नंबर लिया है वो 11.3 लिया है। हमारा ये ख्याल है कि जो GDP ग्रोथ का टारगेट है प्लस इन्फ्लेशन, आपको पता है कि इस साल बहुत कम थी, उसकी वजह कि वी वर स्टार्टिंग विद अ वेरी हाई बेस इन द प्रीवियस ईयर। तो जब प्राइस लेवल कुछ सालों में मुसलसल बढ़ना शुरू हो जाता है और जब स्टेबिलिटी आती है तो इन्फ्लेशन जो है वो ज़ाहिर एक्सपेक्टेशन से कम हुई थी, विच वॉज सक्सेस फॉर द कंट्री अदरवाइज, और बड़ी अच्छी बात है, वी वुड विश के ये कंट्रोल में रहे। लेकिन इस वक्त जो बेस्ट प्रेडिक्शन है इकोनॉमिस्ट की वो ये है कि जो इस ईयर का हमारा नॉमिनल ग्रोथ है उससे नॉमिनल ग्रोथ ज़्यादा आएगी। तो हमारा ये ख्याल है, और अगर इससे गैप क्रिएट होता है तो मे बी 2% पॉइंट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं जब आपको कहता हूं कि हमने बोथ ऑन द पॉलिसी मेजर्स एज वेल एज एनफोर्समेंट के जो मेजर्स हैं उसके ऊपर कंजर्वेटिव नंबर लिए हैं, तो वो इसीलिए लिए हैं कि अगर कोई ऑटोनमस ग्रोथ की प्रेडिक्शन में कभी से 11.3 की बजाय वो 9% आ जाती है, तो इवन देन वी आर एबल टू मीट दीज टारगेट्स। तो मेरा ख्याल है रियलिस्टिक टारगेट सेटिंग is hallmark of this budget which probably was not in the previous year, क्योंकि previous year उससे previous year की expectations के ऊपर build हुआ था। हम कई 2-3 सालों से 30%, 29% इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस कर रहे थे और नॉमिनल ग्रोथ ही आपकी 30% हो जाती थी। तो जब आपने 39 या 40% का टारगेट मुकर्रर किया तो वो किसी को अनरियलिस्टिक नहीं लग रहा था। ह्यूमन माइंड्स वर्क इन वेरी पेकुलियर वेज। जो शॉर्ट टर्म का एक्सपीरियंस होता है वो हमारे मेंटल मॉडल का हिस्सा बन जाता है। तो आप ये देखें कि इस साल जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी दैट इज रिजल्टेड इनटू मोर रियलिस्टिक टारगेट सेटिंग। सब और क्योंकि तनख्वाहदार तबके को, और मैं दीगर तबकात की भी बात करूंगा, तनख्वाहदार तबके के तवक्का थी कि आप रिलीफ देंगे। अब अगर वो तकरीबन इस साल 550 अरब रुपए अगर टैक्स देते हैं तो वो पिछले साल से 182 अरब रुपए ज़्यादा होगा। आपने जो रिलीफ दिया है वो इतना कम है, इनफैक्ट एब्सोल्यूट नंबर में आप इस साल ज़्यादा ही टैक्स इकट्ठा कर रहे होंगे क्योंकि आपने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं। वैसे नॉमिनल जो अगर किसी की तनख्वाह बढ़ेगी वो ज़्यादा टैक्स अदा करेगा, तो आपने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ तो प्रैक्टिकली नहीं दिया है जो आपको देना चाहिए था, जितना जब आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स में जितना बड़ा इम्पैक्ट आया है। शाहजेब देखें, अगर किसी की तनख्वाह बढ़ती है तो वो अपनी तनख्वाह के परसेंटेज के तौर पर टैक्स देता है। आपने इसे रिवर्स में पढ़ लिया है, एंड मैं तो वैसे ही आपका फ़ैन हूँ आपकी इंजेन्युइटी का। आप देखें कि 10% सैलरी में इंक्रीज़ है
और अगर मैं टैक्स रेट में जो रिलीफ है उस दोनों को लगाऊं तो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एक्सेप्ट जो एक्चुअली ट्रू रिलीफ है वो 16-17% के करीब है, लेकिन वो तो रिलीफ वाला पार्ट हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी तो वो हायर अमाउंट देंगे। एब्सोल्यूट टर्म्स में तो शायद हायर अमाउंट होगी क्योंकि आपके अगले साल में जब ग्रो करता है इंक्रीमेंट्स लगती हैं, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में ये नहीं होगी। हर बंदे को रिलीफ मिल रहा है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो हमारी लोएस्ट ब्रैकेट थी, एक अगर मैं एक कतक कलामी, क्योंकि आपने जब अपनी परफॉर्मेंस की बात की तो गुज़िश्ता बरस की इन्फ्लेशन के बेस इफेक्ट को भी फैक्टर इन किया। तो जब तनख्वाहदार तबके की बात होगी तो उसकी भी जो डिस्पोजेबल इनकम बिल्कुल इरोड होकर रह गई है गुज़िश्ता बरसों की, एक तो इन्फ्लेशन की वजह से और फिर गुज़िश्ता बरस के इंतहा से ज़्यादा टैक्स की वजह से। उसको फैक्टर इन करके ही रिलीफ की बात होगी ना, कि उनको रिलीफ भी उस हिसाब से मिलना चाहिए था। मैं खुद एक तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ, तो आप मेरा केस प्लीड कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन आप ये देखें पिछले साल गवर्नमेंट ने, आप देखिए तनख्वाहदार तबका सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होता, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी होता है। प्राइवेट सेक्टर की जब वेजेस की कास्ट बढ़ती है तो एक दीवार खड़ी होती है, वो इनविजिबल वॉल क्रिएट हो जाती है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। जब वेजेस आपको पता है रिजिड होते हैं डाउनवर्ड्स, तो क्योंकि रिजिड होते हैं डाउनवर्ड्स, तो जब आप आर्टिफिशियली वेजेस को बढ़ाएं और मार्केट को वेज रेट तय ना करने दें तो आपके यहाँ उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना होता है। अब आ गई बात सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की जिनकी 10% सैलरी बढ़ी है। तो दिस इज़ नॉट फॉर मी टू स्पीक एंड आई वुड विश कि जी गवर्नमेंट के ऐसे हालात हों कि वो मज़ीद सैलरी दे सके। लेकिन आप बुनियादी तौर पर देखिए पिछले साल 20% सैलरी बढ़ी थी, लेकिन इन्फ्लेशन आपको पता है 6% के करीब है। तो इफेक्टिव रेट, अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट शुड हैव बीन द केस तो इफेक्टिवली भी 14% हायर लेवल पे सैलरी बढ़ी थी। मतलब ओवरऑल अगर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को भी इंक्लूड करके बात करें, 550 अरब रुपए गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। उनको शायद गुज़िश्ता 3-4 वर्षों की इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं मिली है, टैक्स का बर्डन उन पर बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये मैं देखिए पहली बात तो ये है कि मेरा आपसे इस पे इख्तलाफ ही नहीं है कि सैलरीड इनकम के ऊपर टैक्स बर्डन प्रोपोर्शनली ज़्यादा है। ये पूरा साल मैं भी रिकग्नाइज करता रहा हूँ, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी करते रहे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कल कैबिनेट मीटिंग में कहा कि जी जहाँ पे तनख्वाहदार तबका इतनी टैक्स दे रहा है तो शराफिया को भी अपना हिस्सा डालना होगा। तो वो इस बात की रिकग्निशन थी। अब एक बात है रिकग्नाइज करना, दूसरा डायरेक्शन सेट करना। ये दोनों काम गवर्नमेंट ने कर दिए। तीसरा है कि उसका क्वांटम कितना होना चाहिए। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि क्वांटम इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये स्पेस क्रिएट होगी जब हम कंप्लायंस रेट को बढ़ाएंगे। जब हम कंप्लायंस रेट को बढ़ाएंगे, और कंप्लायंस रेट पे मैंने आपसे बात की कि पहली दफ़ा किसी डोनर ने या फंड ने गवर्नमेंट के इस दावे को तस्लीम किया है कि अगले साल कंप्लायंस बढ़ाने के नतीजे में 389 बिलियन एक्स्ट्रा आएगा। उन्होंने अपना एनालिसिस भी रन किया है, उन्होंने पिछले साल के हमारे इन्फोर्समेंट के नंबर्स भी देखे हैं। मैं आपको जो बात एम्फसाइज कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि ये कंप्लायंस रेट हमने एक साल मेहनत की, गवर्नमेंट ने, सब लोगों ने मिलकर, बहुत से अदारों ने हमें सपोर्ट किया, हम उस डायरेक्शन में चल पड़े कि कंप्लायंस रेट बढ़ाएं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता यकीनन होगा, लेकिन जो कंप्लायंस रेट बढ़ता जाएगा टैक्स रेट कम होता जाएगा। टैक्स रेट और कंप्लायंस रेट की इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इस इनवर्स प्रोपोर्शन को हम तभी अचीव कर सकते हैं। मैं आपको एक बात यहां एम्फसाइज करना चाहता हूं और आपके तवज्जुह से सबसे करना चाहता हूं। जब हम ये कहते हैं कि 389 बिलियन हमने अगले साल सिर्फ एनफोर्समेंट में फंड से रिकग्नाइज कराया, तो हम प्रैक्टिकली क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर एनफोर्समेंट एफर्ट के ट्रू होने को रिकग्नाइज ना किया जाता तो हमें 389 बिलियन के एडिशनल टैक्सेशन करनी पड़ती, जो नहीं की गई। सिर्फ 312 की गई, 389 इन्फोर्समेंट साइड पे रखा है, जिसका मतलब है कि करंट टैक्सेस की कंप्लायंस बढ़ा के हासिल होगा। अब ये कंटिंजेंट इस बात के ऊपर है कि हम जो लेजिस्लेचर के पास बिल लेके गए हैं उसमें जो एनफोर्समेंट के हवाले से हमने एम्पावरमेंट मांगी है और इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। आप बहुत आपका नुमाया रोल है ओपिनियन मेकिंग में कि लेजिस्लेचर के पास एक ऑप्शन ये है कि वो हमें इन्फोर्समेंट के लिए इक्विप करे, ताकि हम इन्फोर्समेंट के जरिए या कंप्लायंस रेट बढ़ा के वो टैक्स
टैक्स हासिल करें, और अगर हम वो इक्विप ना हो सके और इन्फोर्समेंट हमसे ना हो सकी तो फिर लेजिस्लेचर वुड बी फेसिंग दिस क्वेश्चन के 400 बिलियन के एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाने पड़े। तो दिस इज अ चॉइस बिटवीन इम्पोजिंग मोर टैक्सेस और इंक्रीजिंग टैक्स रेट or empowering the FBR to get a better compliance rate on the existing set of taxes and an existing set of अब ये नज़ीर साहब बड़ी अहम बात है, क्योंकि अगर कंप्लायंस नहीं हुई और इन्फोर्समेंट उस तरीके से नहीं हुई तो ये आपने कहा कि इजाफी टैक्स ये फिर जो पहले से टैक्स देते हैं उन्हें ही देने पड़ेंगे। अब इसकी मिसाल बार बार हर साल सामने आती है। चाहे इमरान खान साहब हों, वो बार बार कहते थे कि जी जो सिगरेट हैं, जो फॉर्मल सेक्टर है वो सारा का सारा टैक्स देता है, और जो इनफॉर्मल है वो तो अब जो टैक्स का पैकेट है अगर आप मार्केट में जाके उसके ऊपर रिसर्च कराएं तो वो तो जो टैक्स बनता है उससे भी कम पर वो बेच रहा होता है। जितना आप टैक्स बढ़ाते गए उतनी स्मगल्ड प्रोडक्ट्स बढ़ती गई, या इनफॉर्मल जो टैक्स नहीं देती वो बढ़ती गई। इन्फोर्समेंट तो कोई नहीं हुई। इस बजट में भी ट्रैक एंड ट्रेस की बात की गई है। तो जो मौजूदा जी मैं शाहजेब साहब अर्ज करता हूं देखें, हमने ना अपने सेक्टर्स की एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हम इन्फोर्समेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में शुगर सेक्टर से आगाज़ किया। शुगर सेक्टर में कंप्लायंस रेट को हमने बढ़ाया, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की है, डिजिटली भी की है और इंटेलिजेंस सोर्सेज को यूज़ करके भी की है। तो जब हमने एक साल का एस्टिमेट किया है तो हमारी रफली 39% टोटल टैक्सेस सिर्फ शुगर सेक्टर से बढ़ रहे हैं, सिर्फ इन्फोर्समेंट की वजह से। उसमें कोई टैक्स रेट की चेंज शामिल नहीं है। अच्छा, ना टैक्स रेट चेंज हुआ है, ना गन्ने की फसल ज़्यादा हुई। आपके इल्म में है कि इस दफ़ा शुगर केन की जो टोटल प्रोडक्शन है वो पिछले साल से ज़्यादा नहीं है, लेकिन टैक्सेस 39% बढ़ेंगे। इसका मतलब है ये 39% या इससे ज़्यादा का कंप्लायंस गैप था। शुगर सेक्टर में हम कर चुके, बेवरेजेस में हमने शुरू कर दिया है ऑलरेडी, और टोबैको का सीज़न 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। क्रशिंग का सीज़न जो है, जैसे हम कहते हैं जब थ्रेशिंग होती है, लीव्स की थ्रेशिंग होती है तो वो सीज़न शुरू हो रहा है। तो GLT उसे कहते हैं, तो उसकी ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट्स, ये देखिए 7 यूनिट हैं, 4 मर्दान में हैं, 3 स्वाबी में हैं, 3 AJK में हैं। इस दफ़ा आप देखिएगा कि 1 जुलाई से इंशाअल्लाह इसके ऊपर फुल प्रूफ प्रोडक्शन मॉनिटरिंग होगी। उसका पूरा निज़ाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव कर दिया है। उसमें जो हमारी लीडरशिप है कंट्री की फ्रॉम ऑल साइड्स, उनकी पूरी अप्रूवल है। और आप ये टोबैको सेक्टर की जो हम हमेशा नॉन कंप्लायंस की कहानी सुनते रहे हैं, आपको इसमें उसी तरह की फंडामेंटल तब्दीली नज़र आएगी जिस तरह की फंडामेंटल तब्दीली आपने शुगर क्सेक्टर में देखी है। क्योंकि इस शो के प्लेटफॉर्म से शब्बर ज़ैदी साहब, उस दौर के फाइनेंस मिनिस्टर्स, वो सब ये दावा कर चुके, और उसके बाद जो ये जो इलिसिट सिगरेट्स का माफिया है ये जीत जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आज अगर ये दावा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म भी इस पर ऑन बोर्ड हैं और मुकम्मल ताउन है, तो अगले साल अगर या फिर इस साल के दरमियान में मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँगा तो जो आप कह रहे हैं वो आप अचीव करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा टैक्स शॉर्टफॉल होता है। दूसरा एरिया, फॉर एग्जाम्पल जो फ्रूट बेवरेजेस हैं और इसके अलावा जो पैकेज्ड मिल्क है उसको ऊपर आपने टैक्स लगाया, तो इसके लिए लाजमी था कि जो खुला दूध है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको भी आप टैक्स नेट में लाते हैं। नतीजा ये निकला है कि ये जो पैकेज्ड मिल्क था और फ्रूट बेवरेजेस थी, इनकी सेल्स गिर गई, और जो खुला दूध था उन्होंने जो डेल्टा था प्राइस का उसको पूरा करने के लिए अपनी कीमतें भी बढ़ा दी और उनकी सेल्स बढ़ गई। तो इनफॉर्मल पर क्रैकडाउन नहीं होता, फॉर्मल पर बोझ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी का नुकसान होता है और इन्वेस्टमेंट फिर इकोनॉमी में नहीं आ रही होती है इन मुख्तलिफ सेक्टर्स में। ये पहली बात तो ये है कि ये जो आपने एनालिसिस किया इससे तो मेरा 100% एग्रीमेंट है कि जब भी आप टैक्स रेट फार्मल सेक्टर में बढ़ाते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर इरोड करता है मार्केट को विज़ा विज़ द फार्मल सेक्टर। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब क्या इसका हल ये है कि फार्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के दरमियान ये डिवाइड है, इसको कैसे क्रॉस किया जाए? तो उसका हल यही है कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसके ऊपर एक्शन किया जाए। शुगर केन जो शुगर मिल्स थी, इसमें भी नॉन कंप्लायंट मिल्स थी। इस दफ़ा आपको पता है 3 या 4 मिलों ने क्रशिंग ही नहीं की।
इसलिए नहीं की कि जब हमने उनकी प्रोडक्शन मॉनिटरिंग 100% की तो उन्होंने मिल बंद कर दी। तो नॉन कंप्लायंट सेक्टर एक्चुअली वेंट आउट ऑफ द बिजनेस, मैं उनके नाम भी ले सकता हूं। और इस मुल्क में जो 3-4 मोस्ट पावरफुल माफियाज रहे इस मुल्क में, उनमें से एक शुगर सेक्टर है। लेकिन विद द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द रेस्ट ऑफ द लीडरशिप ऑफ द कंट्री फुल्ली बिहाइंड FBR, वी वर एबल टू डू ऑलमोस्ट 100% कंप्लायंस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। मुझे पता है मुल्क के कुछ हिस्सों में हम शुगर सेक्टर के ऊपर उतना अच्छी तरह कंप्लायंस नहीं करा सके, लेकिन इसके बावजूद 39% की इंक्रीज आई है। और जिन हिस्सों में हम उतना अच्छा नहीं करा सके वहाँ भी बेस ईयर के ऊपर इन ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इंक्रीज है। हमारा ये ख्याल है कि अगले साल अगर ये उसी तरह की तवज्जो रही तो ये पूरे का पूरा शुगर सेक्टर जो है ये कंप्लायंट हो जाएगा। शुगर सेक्टर हमारे लिए ना एक टेस्ट केस था, और ये टेस्ट केस में हम लार्जली हुकूमत कामयाब हुई है। ये बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं कि ये हर दफ़ा माफिया जीत जाती थी, और इसका रिजल्ट ये निकला है कि अब हमने उतनी एफर्ट ही करनी छोड़ दी। जब शुरू में हमने शुगर सेक्टर में काम शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि हमारी टीम जिनको हम वहाँ पोस्ट करते हैं वो उनके रेस्ट हाउसेज में रहती है, उन्हीं से खाना खाती है। तो मैंने इन्हें मना कर दिया, मैंने कहा जी खाना आपने अपना खाना है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं इनकी रोटेशन शुरू कर दी। हर 7th डे के बाद टीम्स को रोटेट करना शुरू किया। फिर ये किया कि मैंने एक इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी प्रीमियर सिविल साइड पे इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके लोगों को इन्वॉल्व किया। मैंने कहा जी कि जो शुगर मिल है उसकी मॉनिटरिंग तो हमारी टीम्स करेंगी, हमारी टीम्स की मॉनिटरिंग आप करेंगे। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर जनरल IB का, उन्होंने बहुत अच्छी हमें क्वालिटी रिपोर्ट्स दी, जिसके नतीजे में हमने अपने लोगों को सस्पेंड किया, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की और टीम्स को बदला। नॉट ओनली ये किया, अगर ये हम ना करते, और इसके लिए जो मैं आपको बताऊं मैकेनिज्म क्या था। वीकली रिव्यू प्राइम मिनिस्टर साहब लेते थे FBR का, और उसमें और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि क्योंकि शुगर सेक्टर सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है विद पॉलिटिक्स, तो उन्होंने कहा मैं अपने घर से ये काम करना शुरू करना चाहता हूँ। अब जो सेकंड हमने काम किया, हमने पोल्ट्री पे काम शुरू कर दिया है, पोल्ट्री की प्रोडक्शन मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। आपको मैं अब मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। एक डे ओल्ड जो चिक है ना, जो हैचरी है, वो रफली आप समझे कि उसकी जो कास्ट आती है डे ओल्ड चिक के ऊपर 75-80 रुपये आती है, और जो चूज़ा एवरेज बिकता रहा कई सालों तक, वो बिकता रहा आपका कोई 170-180 रुपये, 150 रुपये, तो 70 से 100 रुपये का एक चूज़े के ऊपर प्रॉफिट था। जब हमने उनके इनकम टैक्स की स्टेटमेंट्स दी थी तो उससे तो ये लगता था कि वो जितने चूज़े एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहे थे उसका 1/10 भी पैदा नहीं कर रहे थे। और जब हम उसको बैकवर्ड कैलकुलेट किया और जाके हमने प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की, तो एक तो खैर कंपनी जो थी उन्होंने सीधा जाके कोर्ट को कहा कि जी ये प्रोडक्शन मॉनिटरिंग टैक्स लॉ में कर ही नहीं सकते क्योंकि सेल्स टैक्स नहीं लगता। तो फिर हमें एक्चुअली इनकम टैक्स लॉ में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के इख्तियारात लेने पड़े। ऑर्डिनेंस के जरिए हमने हुकूमत से रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट वाज काइंड, प्रेसिडेंट वाज काइंड, हमें ये इख्तियार मिले। जब हमने वो 1 महीने की प्रोडक्शन मॉनिटरिंग शुरू की तो हमें पता चला कि एक कंपनी जो है 5 बिलियन प्लस के इनकम टैक्स की एवेजन में मुलव्वस है। अब लेकिन वो एवेजन बच नहीं सकती क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन का नंबर आ रहा है। तो आपके इल्म में होगा कि हम साथ जो प्राल में काम कर रहे हैं और डिजिटलाइजेशन का काम कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो हम प्रोडक्शन मॉनिटरिंग करते हैं वो ज़्यादा सिस्टमैटिक हो गई है। तो ये आप देखते जाइएगा। वी स्टार्टेड विद शुगर, वी आर इनटू पोल्ट्री, वी आर इनटू बेवरेजेस। आपको इंशाल्लाह जुलाई अगस्त तक बेवरेजेस और पोल्ट्री के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और टबैको का क्योंकि आपको पता है कि उसकी फसल अब आनी शुरू हुई है, 15 जून के बाद आनी शुरू होती है, और उसकी जो थ्रेशिंग है वो 1 जुलाई के करीब शुरू होती है। अच्छा, टोबैको को भी अगर आप उसकी वैल्यू चेन को देखें ना, तो उसकी वैल्यू चेन ना तो खेत में आप मॉनिटर कर सकते हैं, ना लोकल भट्टी में कर सकते हैं, ना ही जहाँ इसकी एक्चुअली सिगरेट बन रहा है, क्योंकि आप लोग अपने घर के बैकयार्ड में भी फैक्ट्री लगा लेते हो। टेक्नोलॉजी इस तरह की आ गई है कि आप 5 मरले के घर के सेन में भी लगा सकते हैं, तो वो हज़ारों यूनिट्स लग सकते हैं, वो डिसिपेट हो जाता है। जो चीज़ आप नहीं कर सकते वो इसका बॉटलनेक जो है वो GLT है या ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट्स है। वो बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट होती है, 1-2 एकड़ में बनी होती है। और इस मुल्क में टोटल 7+3 हैं, 3 आज़ाद कश्मीर में, 4 मर्दान डिस्ट्रिक्ट में, 3 स्वाबी डिस्ट्रिक्ट में। हमने उसकी पूरी मैपिंग कर ली है। इंशाल्लाह उसमें तमाम अदारे ऑन बोर्ड हैं। आपको अगले 2-3 महीने में
रिजल्ट पता चल जाएगा, या तो माफिया जीत जाएगी या हुकूमत जीत जाएगी। मेरा बहुत इसमें बहुत मुझे यकीन है और बहुत कि गवर्नमेंट जिस नीयत से काम कर रही है, इंशाल्लाह इस दफ़ा माफिया नहीं जीतेगी। जब माफियाज या फिर लॉबीज की जब बात, आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ है। जब माफियाज और लॉबीज की बात होती है लगरियाल साहब, क्योंकि आप तो खुद एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ही है। तामीरात के शोबे के बोझ को मजीद कम करने के लिए कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़िश्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक की फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। अब विदहोल्डिंग टैक्स जो है ख़रीदारी पर वो कम कर दिया गया है। जो मैं कह रहा हूँ कि आप खुद सैलरीड हैं, मगर तनख्वाहदार तबके की आवाज़ फिर भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी तामीरी शोबे की है कि इन्हें फिर भी रिलीफ मिल गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहली बात यह है कि क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी इज़ अनदर सेक्टर फॉर अस और नॉट? कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज़ अनदर सेक्टर। आप देखिए, जब हम ये कहते हैं ना सैलरी तबका वर्सेज अ सेक्टर, तो ये दुरुस्त कंपैरिजन नहीं है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी सैलरी तबका है, शुगर सेक्टर में भी सैलरीड तबका है। सेक्टर को आप टाइप ऑफ इनकम के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। मैं बताता हूँ क्यों कंपेयर किया जा सकता है। मैं बताता हूँ क्यों कंपेयर किया जा सकता है। जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब या आप ये कहते हैं कि अगर गुंजाइश बड़ी होगी तो हम ज़्यादा रिलीफ भी सैलरीड तबके को देंगे, तो फिर उस वक्त ये सवाल उठता है कि गुंजाइश उन तबकों से क्यों नहीं निकाली जाती जिनसे ज़्यादा टैक्स लिया जा सकता है और वो कम टैक्स देते हैं, उन पर लगाया भी जाता है तो वो विड्रॉ कर लिया जाता है। तो इसलिए सवाल उठता है, इसलिए लिंक हो जाते हैं। देखिए, अगर आपने हमारा बिल देखा, नहीं, मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज़ करूंगा, रिस्पेक्टफुली अर्ज़ करूंगा, अगर आपने हमारा बिल देखा है तो उसमें जो लेजिस्लेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मौजूद है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि आपने क्या क्या रिलीफ दिया। एफईडी की रिलीफ दी है। एफईडी है क्या? फेडरल एक्साइज ड्यूटी एज ए ट्रांजैक्शन टैक्स। दुनिया में एक्साइज ड्यूटी एज ए ट्रांजैक्शन टैक्स कहीं नहीं होता। एज ए फाइनल सेल टैक्स के मुतबादल तो होता है, लेकिन एज ए ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं। और इसमें आपको पता है कोर्ट में भी ये मामला चल रहा था। मगर ऐसा दुनिया में एक और चीज नहीं होती कि वो फाइलों पर प्लॉटों की बात सुन लीजिए। सिर्फ एक अगर सवाल मैं कर दूं कि दुनिया में और कहीं नहीं होता कि प्लॉटों पर बाय सेल करके एक आर्टिफिशियल वैल्यू क्रिएट करना, कैश इकोनॉमी क्रिएट करना। तो कंस्ट्रक्शन पर आप रिबेट दे देते हैं। ये प्लॉटों का जो है यहां पर मसला बार बार इकोनॉमी में पैदा हो जाता है, इसलिए कह रहा हूं। नहीं, देखें, मैं आपको बताता हूँ, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं, ये टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। प्लीज़ आप ज़हन में रखिएगा। जो इस वक्त सेलर या परचेज़र जो टैक्स देता है वो इस बात का देता है कि इवेंचुअली उसने कैपिटल गेन टैक्स देना है। कैपिटल गेन टैक्स की एक एडवांस फॉर्म है जो हम लेते हैं सेलर और बायर से, और ये विदहोल्डिंग की टर्म्स में हम लेते हैं। और क्योंकि ये एडवांस है इसलिए एडजस्ट होना है इवेंचुअली कैपिटल गेन टैक्स के अगेंस्ट। तो हमने क्या किया है, हमने कहा परचेजर का रेट कम कर दो, सेलर का एक्चुअली हमने बढ़ा दिया है। आपको इल्म में होगा अगर आपने लिखा हुआ है आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली। हमने जितना परचेजर का कम किया उतना हमने सेलर का बढ़ा दिया है, क्योंकि सेलर इज द वन हु कुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ कैपिटल गेन। जिस बंदे ने कैपिटल गेन जिसको एक्रू होना है उसके लिए उसके अगेंस्ट तो आप विदहोल्ड कर सकते हैं इनकम टैक्स। परचेजर तो कोई कैपिटल गेन नहीं ले रहा ना, तो जिसका कैपिटल गेन एक्रू ही नहीं हुआ उसके अगेंस्ट आप एडवांस इनकम टैक्स विदहोल्ड करना मुनासिब नहीं था। तो हमने सिर्फ इस हद तक रिलीफ दिया है। बाकी जो हमने मॉर्गेज वाली साइड पे किया है वो प्योर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है, वो उसका तल्लक प्लाटों से नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने जब ये बहुत हाई टैक्स रेट किए थे ट्रांजैक्शन पे, तो एक्चुअली हमारी टोटल टैक्स रेवेन्यू कम हो गया था। तो अगर मैं प्योर बिल्कुल सेल्फिशली एफबीआर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का होना ब्रिंग्स मोर रेवेन्यू फॉर मी। तो ये जो ट्वीकिंग हमने की है ये बहुत मार्जिनस के ऊपर है और ट्रांजैक्शन टैक्स की नेचर में है, ये फाइनल लायबिलिटी की टर्म्स में नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहता, जिससे मैं किसी सेक्टर के लिए भी नहीं देना चाहता। अगर इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर और हाउसिंग का सेक्टर बेहतर होता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। देखिए, ना हमें किसी सेक्टर के अगेंस्ट होना चाहिए ना हक में होना चाहिए। पब्लिक पॉलिसी का ये पर्पस ही नहीं है। ना हम इस बात से डरें कि इसके हक में लॉबिंग हुई है, ना इस बात से डरें, ना इस बात से इन्फ्लुएंस हो कि वो लॉबिंग हुई है। मुझे इस बात का एहसास है कि अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हक में दुरुस्त बात भी करनी हो तो वो इस मुल्क में मुश्किल हो गई है ओवर टाइम। उसकी वजह पास रिकॉर्ड है कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट सेक्टर का। लेकिन
पास रिकॉर्ड की बुनियाद पे हमें फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस उसको हॉस्टेज नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमने एक फेयर फैसला करने की कोशिश की है और इसमें देखें हम सिर्फ अकेले नहीं थे, ये सारी प्रपोजल फंड के साथ डिस्कस हुई है और जिस हद तक फंड के इकोनॉमिस्ट जिनका कोई उस लॉबिंग से इन्फ्लुएंस का ताल्लुक नहीं है, जिस हद तक उन्होंने एग्री किया उसके बियॉन्ड कोई चेंज हम नहीं लाए कंस्ट्रक्शन सेक्टर या रियल एस्टेट के सेक्टर में। मुझे लगता है कि इसको इस तरह हम शायद इंटरप्रेट हो रहा हो और उस इंटरप्रिटेशन के पीछे हो सकता है आपको पता है मार्केटिंग इंटरेस्ट भी होते हैं हर सेक्टर के, वो भी कुछ बढ़ा चढ़ा के बयान करते होंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गवर्नमेंट हैज़ नॉट बिन मतलब मेरे ख्याल में, आई कुड बी रॉन्ग, आई हैव नो स्पिरिचुअल नॉलेज, मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या गवर्नमेंट का कोई अदारा लॉबिंग इन्फ्लुएंस में आया है। साहब जो अहम इकदाम हैं वो बड़े अहम हैं कि जो नॉन फाइलर्स के हवाले से उनकी बैंक अकाउंट्स और दीगर मामलात के हवाले से ये बड़े अहम इकदाम हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर उसी तरीके से अमल दरामद भी होगा प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, वेल्थ स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें कि इवेंचुअली जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी इस्तिलाह ख़त्म भी होती नज़र आए। मगर और सब ज़ाहिर है पाकिस्तान में लोग जो ज़्यादातर कुछ रिटायर्ड हों वो अपनी सेविंग्स रखते हैं और उससे इंटरेस्ट इनकम उनको आती है। पहले इंटरेस्ट रेट ज़ाहिर कम हो गया, उस पर भी आपने 15 से 20% टैक्स कर दिया है इंटरेस्ट इनकम पर। सेकेंडली म्यूचुअल फंड में अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स इनकम में है तो उस पर आपने 25% कर दिया, अगर वो स्टॉक मार्केट में है तो उसको 15% पर रखा। डिस्करेज कर रहे हैं आप, वैसे ही सेविंग रेशियो पाकिस्तान में बड़ा कम है, आप इसके ऊपर और टैक्स। जी मैं शाहजेब आपके दोनों सवाल समझ गया हूँ। जी मैं आपके दोनों सवाल समझिए। तो पहले हम म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, मेरे और आपके पैसे एक अदारे के हवाले होते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन के कि आप इन्वेस्ट करें। अब मुल्क का सेविंग रेट इज़ लो, आपको पता है 14% के करीब हमारा सेविंग रेट है। उसी सेविंग रेट में से ही कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में जाते हैं। म्यूचुअल फंड के पास दो ऑप्शंस हैं, एक है कि वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करे और एक ये कि वो इक्विटी या स्टॉक में इन्वेस्ट करे। यानी स्टॉक वो है जहां पे वो बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा वो रिस्क ले रहा है लेकिन उसके नतीजे में मुल्क में बिजनेस एक्टिविटी जन्म ले रही है। सो हम एक्चुअली एक्टिवली इनकरेज करना चाह रहे हैं कि जो मुल्क की सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो। मगर ये फैसला म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड तो करता ही है, मगर जो इन्वेस्टर होता है जो पैसे म्यूचुअल फंड के पास लेके जाता है उसके पास चॉइस होती है कि वो किस किस्म के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है। वो एक ऐसे म्यूचुअल फंड में कर रहा है जो इक्विटी और फिक्स इनकम दोनों में करता है, या फिक्स इनकम में कर रहा है, वो रिस्क लेना चाहता है, नहीं रिस्क लेना चाहता है, तो आप तो उसकी चॉइस को डिस्करेज कर रहे हैं ना कि वो रिस्क लेने पर मजबूर हो क्योंकि फिक्स इनकम पे उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। जो नेशनल सर मैं समझ गया हूं आपकी बात, सर मैं आपकी बात समझ गया हूं। कुछ लोग हैं जो जैसे आपने रिटायर्ड लोगों का हवाला दिया ना कि कुछ रिटायर्ड लोग हैं, कोई पेंशनर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर, हमने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कोई रेट चेंज नहीं किया। इसी तरह आपने एक पहले बात की थी कि आपके जो इंटरेस्ट इनकम है, आप देखें इनकम दो टाइप की, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। तो एक्टिव इनकम के ऊपर तो 29% हमने इनकम टैक्स रेट रखा हुआ है और ऊपर 10% या 9% ऊपर भी टैक्स लगाया हुआ है, और पैसिव इनकम के ऊपर आप 15% हम रख रहे हैं। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो बंदा जिसके पास 5 करोड़ रुपया है वो बैंक में पैसे रखे और दिन को गॉल्फ खेले तो उससे 15% हम इनकम टैक्स लेंगे। लेकिन जो बंदा उसको किसी बिजनेस में लगाए, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करे जो इवेंचुअली बिजनेस में हो, उससे 29% इंटरेस्ट लेंगे। सो मैं जो 5 करोड़ रुपए अगर कोई नहीं रंगन साहब, अगर कोई 5 करोड़ रुपए रखता है और अगर उसकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपए हो जाए इंटरेस्ट इनकम में, तो वो तो वैसे ही नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ जाता है, वो थोड़ी 15% पे रहता है। सर नहीं, आपको इल्म में है कि हमने उसके लिए जो देखिए वो तो डिक्लेरेशन के ऊपर आएगा ना, नॉर्मल टैक्स रेजीम के ऊपर, लेकिन हमने अभी ये जो रेट चेंज किया है ये तो विदहोल्डिंग की सेंस में किया है ना। अगर वो नॉर्मल टैक्स रेजीम में आ जाए तो दोनों में उसे फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो 15% हो या 20% हो, ये तो विदहोल्डिंग की सेंस में है। सो अगर इनमें से वो लोग जो इवेंचुअली अपने डिक्लेयर कर देंगे, आपको पता है बहुत सारे लोग नहीं करते और बहुत सारे लोग सिस्टम में नहीं आते, नॉर्मल टैक्स रेजीम में नहीं आते, तो उन लोगों को डिस्करेज करने के लिए जो ऑलरेडी नॉर्मल टैक्स होते तो वो फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे 15% ले या 20% आप ले, उसने तो इवेंचुअली 29% पे कर रहा है ना। सो ये एसेंशियली आप काइंडली, ये है थोड़ा नुआंस्ड मामला, ये बिल्कुल सादा मामला नहीं है, ये इजीली मिस इंटरप्रेट हो सकता है और आपके फोरम से बेहतर कोई फोरम नहीं कि इसको क्लियर किया जाए। दोनों केसेस में
एक में एक्टिव इनकम के खिलाफ जो बायस है और जो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इनकम है उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी में जो डिस्क्रिमिनेटरी रेट है बिटवीन इन्वेस्टमेंट इनटू अ मनी मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट इनटू अ बिजनेस उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाए। दोनों केसेस में इफ अगर मुझे वोट देना हुआ तो मैं उस इन्वेस्टमेंट के हक में दूंगा जो बिजनेस में जा रही है, और मैं उस इनकम के हक में दूंगा जो एक्टिव इनकम है। और साहब मुझे ये बताइएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो टैक्स पॉलिसी है इसमें कोई फाइनल आंसर्स नहीं होते, लेकिन जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है वो इसी साइड पे लाया करता है। और सब आगे बढ़ते हुए अब कार्बन लेवी लगाई गई है 2.5 रुपए की, और जाहिर है वो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपए फी लीटर एक कार्बन लेवी होगी, जिसकी मद में आप 111 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे। अब एक तरफ इन्वायरमेंट की बात हो रही है, 2.5 रुपए की कार्बन लेवी लगाई जा रही है, दूसरी तरफ सोलर पैनल्स जो इंपोर्टेड हैं उन पर 18% टैक्स लगा रहे हैं आप। देखें, अब ये दो बातें बिल्कुल डिफरेंट है। सोलर पैनल क्या हुआ? सोलर पैनल, पहले सोलर पैनल को डिस्कस कर ले, कार्बन लेवी को बाद में कर ले। क्वेश्चन सोलर पैनल का है या क्वेश्चन कार्बन लेवी? मैंने इन्वायरमेंट से लिंक किया है, दो अलग हेड्स हैं, मगर क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट के लिए कार्बन लेवी लगा रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल डीजल पर, तो इन्वायरमेंट एफिशिएंट ही होता है सोलर पैनल, उस पर आपने इंपोर्टेड पैनल्स पर ड्यूटी लगा दी। आपने लिखा यह है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए लगाई है। अगर जो लोकल सोलर, जी मैं समझ गया हूं शाहजेब आपका सवाल ये है कि क्या सोलर पैनल को टैक्स, सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यही सवाल है। सो बात यह है कि इस वक्त भी जो लोग सोलर पैनल लोकली असेंबल कर रहे हैं वो सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं है। जो असेंबल्ड सोलर पैनल बाहर से ला रहा है वो एग्जेम्प्ट है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर आप बाहर से पूरा के पूरा असेंबल करके ले आएंगे सोलर पैनल तो वो तो एग्जेम्प्ट होगा, उसको सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। लोकल जो बहुत थोड़े लोग हैं जो बना रहे हैं, या जो फ्यूचर में लोकल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं सोलर पैनल की, उसके ऊपर लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हमेशा के लिए पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल बनाने की सलाहियत को बंद कर दिया है। या तो हम ये करते हैं कि लोकल सोलर पैनल के ऊपर भी सेल्स टैक्स खत्म कर देते हैं, और आपको पता है जिस प्रोग्राम में हम हैं, मजीद सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन देना वैट रिजीम में पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था तो हमने इस डिस्पैरिटी को खत्म किया है। यानी कि मेरा अगला सवाल यही होना था, मेरा अगला सवाल यही था कि बजाय इसके कि आप इंपोर्टेड पे लगाते आप डोमेस्टिक पे खत्म कर देते। आप कह रहे हैं कि IMF के रिजीम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोकल पर सेल्स टैक्स कम करके आप कस्टम लगा देते इंपोर्टेड पर। जी साहब, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि आपके अगला सवाल भी एड्रेस हो गया, इस पे आप मुझे शाबाश दें। सर साहब, यह क्या PDL ये IMF से कमिट किया है कि 100 रुपये फी लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1400 अरब रुपए आप जमा करने जा रहे हैं? जी दोबारा फरमाइएगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्या 100 रुपये फी लीटर हो जाएगा? ये IMF से कमिट किया गया है, 1400 अरब रुपए से ऊपर का टारगेट रखा गया है अगले माली साल के लिए। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, इसके एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मिनिस्टर पेट्रोलियम या सेक्रेटरी पेट्रोलियम इस पे शायद ज़्यादा बेहतर जवाब आपको दे सकें। मुझे उन नंबर्स की सेंस में पता नहीं है और मुझसे कोई गलती ना हो जाए ये बात करने में। मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। मतलब क्योंकि आप लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, और जब सोलर पैनल की बात हुई तो इसलिए एक सवाल ये उठ रहा है, नहीं प्रमोट करने की बात नहीं कर रहा, उसके खिलाफ बायस को खत्म करने की बात कर रहा। अगर बायस खत्म करने की बात करें कि जो फिर एक्सपेंसिव इंपोर्टेड कार्स हैं, लैंड क्रूजर्स हों, दीगर हों, उनके वो आसानी से आ जाएं। GST जो है वो 850 सीसी पर वो आपने बढ़ाकर 18% कर दिया है, तो ये लोकल इंडस्ट्री के फेवर में जाता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ आमतौर पर इंपोर्ट हो रही होती। सर जो दो सवाल आपने किए हैं, एक तो ये किया है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल के दरमियान GST का डिफरेंशियल था उसको ख़त्म किया है। देखिए जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है ना टैक्स रिफॉर्म की, वो ये है कि रिड्यूस रेट्स एंड एग्जेम्पशंस, दोज बोथ हैव टू गो अवे। सो आप जो आदमी गांव में बैठा हुआ एक साबन की टिकिया लेता है वो तो 18% इंटरेस्ट GST देता है, और जो आदमी 800 सीसी की या 1000 सीसी की गाड़ी लेता है वो कहता है कि नहीं मैंने रिड्यूस रेट पे लेनी है। तो ये हो नहीं सकता ना कि आप साबन ख़रीदने वाले से, जिसने शायद पूरे साल में जो टोटल ऐसी आइटम्स ख़रीदनी है वो टोटल 50,000 रुपये की ना हो, उनसे तो हम 18% पे GST ले रहे हैं, लेकिन गाड़ी ख़रीदने वाले कह रहे हैं कि नहीं गाड़ी वालों के दरमियान तफावत करना है। गाड़ी तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम है इस मुआशरे में,
आपके 90% लोग तो मोटरसाइकिल लेते हैं ना, मतलब उससे भी बल्कि ज़्यादा परसेंटेज है उसकी। तो आप हम ये कह रहे थे कि नहीं गाड़ी का सीसी अगर छोटा है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये लार्जर जो रिफॉर्म है कि आपने एग्जाम्पशन को और रिड्यूस रेट को ख़त्म करना है, ये उसकी तरफ है। अदरवाइज इसमें मुझे आई डोंट सी एनी अदर प्रॉब्लम विद दैट। जो दूसरा सॉरी मैं दूसरा मगर आपने थोड़ा सा आपने इसी नुक्ते को कहते हुए आपने इसी नुक्ते पर ये जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है डिजिटल तरीके से, उस पर आपने यही कहकर टैक्स लगाया कि जो डोमेस्टिक हैं जहाँ पे वो सेल्स टैक्स की देते हैं ये नहीं दे रहे होते, तो इस डिस्पैरिटी को ख़त्म कर रहे हैं। मगर डोमेस्टिक में तो इतना बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है, रिटेलर्स का ताजिर दोस्त स्कीम आप लेकर आए वो नहीं हुई, तो जिसमें हमने दूध की भी बात किया दीगर, तो उसके ऊपर क्योंकि दुनिया में हुआ है कि ऑनलाइन को प्रमोट करने के लिए शुरू में टैक्स इंसेंटिव दिया गया कि ऑनलाइन एटलीस्ट कम से कम फॉर्मल सेक्टर है इसकी तरफ आया जाए। अभी तो ये पनप ही रहा था, 3-4 साल बाद कर लेते जब ज़्यादा ये बिजनेस बड़ा हो जाता। आई थिंक ये बिल्कुल बड़ा जायज़ सवाल है। 3 हिस्से हैं जी रिटेल के। एक फार्मल फिजिकल बिजनेसेस हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन फार्मल है और कंप्लायंट है। एक वो हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन नॉन कंप्लायंट है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि, और उसमें मैं बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम करता हूं कि 70-75 सालों में टैक्स अथॉरिटीज़ इसमें कामयाब नहीं हुई रिटेल सेक्टर को सिस्टम में लाने के। इसके बावजूद कि इस साल आपके इल्म में होगा कि जो रिटेल और होलसेल सेक्टर से इनकम टैक्स लिया गया वो डबल है प्रीवियस ईयर से। वो आपको डेटा हमने एक दफ़ा पहले शायद शेयर भी किया था। मगर देखें ना मतलब जो डबल है जो उन्होंने इसमें सिर्फ लग रहा साहब एक मसला ये ना कि एब्सोल्यूट नंबर में और परसेंटेज में यही फर्क आ जाता है। उसका बेस इतना कम है कि जब आप डबल कहते हैं तो वो डबल भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो ये ठीक बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने इसलिए पहले तस्लीम किया कि हमारा ये लार्ज फेलियर स्पेस है, लेकिन जब हम शुरू करेंगे तो 190 बिलियन से वो प्लस 400 बिलियन पे गया है। 190 बिलियन बेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें बेस इफेक्ट आ रहा है इसमें जब मैं डबल कहता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि एक साल में अगर लोअर बेस से भी डबल करना है तो इसका मतलब है आपने सफ़र शुरू कर दिया है ना। आई एग्री विद यू कि क्योंकि वो बेस इतनी कम है कि उसको डबल करना उतना मुश्किल नहीं था। जब बेस बड़ी हो जाएगी तो आसान हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल तय होगी। लेकिन मैं अब वापस आता हूं वो जो आपका सवाल है बुनियादी तौर पर। तो ये 3 सेगमेंट्स हैं। एक वो इचरे की गली के पीछे वाली दुकान है जिस तक हमने मुख्तलिफ तरीके किए सर्वेज किए। 2000 में आपको याद होगा जब नई मुशर्रफ गवर्नमेंट आई थी तो हमने एक एक्सटेंसिव सर्वे। तो मेरे पास 2 रास्ते थे। मेरे पास एक रास्ता ये था कि जिस तरीके से हम पहले कोशिश करते रहे हैं उसी तरीके से एक और फिजिकल एफर्ट की जाए और उसका रफली वही अंजाम हो जो पहले हुआ था। दूसरा तरीका ये था कि मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करूं। सो हमने 3 सिस्टम बना रहे हैं। आप ये आप ज़रा आपको आधा मिनट मुझे देना पड़ेगा। आप देखें जो भी रिटेल के ऊपर गुड सेल होती हैं वो या तो किसी जगह मैन्युफैक्चर हो रही हैं या वो इंपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं ना जो वो सेल कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट्स जिसके ऊपर वैसे ही सेल्स टैक्स नहीं है, सम ऑफ द माइनिंग प्रोडक्ट्स। बाकी तो या मैन्युफैक्चर हो रही हैं या वो इंपोर्ट हो रही हैं। सो हम 3 सिस्टम ला रहे हैं बैक वक्त, जिसमें से तीनों पे काम शुरू हो गया। इस दफ़ा का अगर आप फाइनेंस बिल देखें तो आपने 2-3 चीज़ें नोट की होंगी। एक डिजिटल इनवाइसिंग का सिस्टम है जिसके ऊपर ऑलरेडी ना सिर्फ काम शुरू हो गया बल्कि डिजिटल इंटीग्रेशन शुरू हो गई है। सो अब जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो अपने सैप सिस्टम को हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब वो सेल करेंगे तो वो नो दाई KYC रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। वो जिस होलसेलर को सेल कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है और फिर होलसेलर के ऊपर भी वही पाबंदी है कि वो आएगी जो रिटेलर की इंफॉर्मेशन आएगी। तो हमें ऑडिट के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि किसने सेल किसको किया। अच्छा, और इंपोर्टर पे भी यही पाबंदी आ रही है। दूसरी साइड पे हम गुड्स ट्रैकिंग सिस्टम या कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम, अगर आपने फाइनेंस बिल की देखा होगा तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कस्टम्स लॉ में एक पूरा सिस्टम आ रहा है जिसमें हर वो गाड़ी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करती है उसको डिजिटल ID देगा FBR। A, B,
हर सामान जो लोड होगा मैन्युफैक्चरिंग साइट या इंपोर्टर के वेयर हाउस से, उसके साथ ई बिल्टी का निज़ाम होगा, और सी जो डिजिटल इनवाइस वहाँ से जनरेट होगी सेल की, वो भी सिस्टम पे जाएगी। ये तीनों चीज़ें इंटीग्रेट होगी। ये थोड़ा सा मीडियम टर्म है, और शायद इतना बड़ा जो हम चेंज लाने की कोशिश करें कि रिटेल और होलसेल की, ये शॉर्ट टर्म में होगा भी नहीं, ये ज़रा मीडियम टर्म में होगा। ये 2 से 3 सालों में इंशाल्लाह, इंडिया ने आपको पता है हमारे हमसाए में है, उन्होंने एक 5-6 सालों में ये सिस्टम लगा लिया है। हमने अभी उसकी लीगल लेजिस्लेशन भी ले आए हैं और उसकी अर्लीस्ट प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो गई है। हमारा RFP अभी बिल्कुल तैयार हो चुका है, और मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये ईद से चंद दिन पहले चले जाना था, या ईद के चंद दिन बाद ये RFP वुड बी आउट कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए। ये कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम एक तरफ है, दूसरी तरफ तमाम आपके मार्केट्स के साथ हम ऐसी डिजिटल गैंट्रीज लगा रहे हैं जो रीड कर सकेंगी इन डिजिटल ID वाली गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को, और उसके साथ एसोसिएटेड इनवाइसेस को और ई बिल्टी को, और ना सिर्फ वो उसको, बल्कि वो जो हम डिजिटल इनवाइसिंग का सेपरेट सिस्टम शुरू करें वो आपस में इंटीग्रेट हो जाएगा। ये जब तीनों चीज़ें इंटीग्रेट हो जाएंगी, कोई रिटेलर और होलसेलर ये कह ही नहीं सकता कि मैंने ये चीज़ें नहीं ली, क्योंकि उसकी फिजिकल डेस्टिनेशन ही वो है। अगर वही तय हो गया तो फिर आपका गुड्स का सारा सेक्टर तो इसमें आ जाएगा। आप उसके बाद सर्विसेज का मामला रह जाएगा, लेकिन वो आपको पता है कि सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो सूबों के पास है, हमारे पास नहीं है। मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरह हम फेडरल लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, सूबे भी अपना टैक्स GDP बेहतर करने के लिए इन तमाम चीज़ों पे काम करेंगे।